सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर नेकेड इमॉर्टल वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग आपको बताने जा रहे हैं कि सीटू नान फाइनली अब हम लोग का एक तरीके का मास्टर बन गया है वांग लिन का। और बात यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि वांग लिन ने अभी हाल फिलहाल में अपनी खुद की एंशिएंट गॉड बॉडी के साथ में फिर से फ्यूज किया। लेकिन शायद से ये फ्यूजन जो है इसका लुक थोड़ा सा अलग नजर आएगा, क्योंकि वांग लिन जब ट्रेड प्लैनेट और उससे भी आगे बाईवी वगैरह से मिलता है तो उन सभी सिचुएशंस के दौरान उसकी एंशिएंट गॉड बॉडी उसके साथ में ऑलरेडी फ्यूज थी। और भी सिचुएशन से पता चल जाएगी वीडियो में आगे चल के। तो चलिए आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने अपनी लेटेस्ट वीडियो के अंदर में देखा कि किस तरीके से लौंडा पूरा तैयारी कर रहा है कि उसे तियानिन प्लैनेट में कैसे जाना है। उससे पहले उसने सभी तरीके के हथियार को पूरी तरीके से लोडेड कर लिया है, मतलब रिफाइन कर लिया। इसके अलावा वहाँ पे उस सीतू नान से भी मिलता है और उसे उठा लेता है उसकी उस साम्राज्य से जहाँ पर वो औरतों के साथ में गुफ्तगू कर रहा था। और उन जगह से उठाने के बाद वो लोग फाइनली उस एटमॉस्फेयर को चीरते फाड़ते बाहर की तरफ में आ रहे थे, जहाँ पर उसके जितने भी रिलेशनशिप्स, मतलब जितने भी जान पहचान वाले हैं, वो लोग उसे एक फाइनल अलविदा कह देते हैं। इसी के साथ हमारा लौंडा सीतू नान अब उस एटमॉस्फेयर से बाहर आ चुके हैं। मतलब अभी कहाँ पर होंगे? इसी दौरान हम लोग को एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दो कल्टीवेटर स्टार कंपास में बैठकर उड़ रहे थे। इसी दौरान वो लोग सीधा का सीधा एक तरफ जा रहे थे, जो कि था एक ट्रेडिंग प्लैनेट। उन लोगों ने प्लान बनाया कि पहले उस ट्रेड प्लैनेट पर जाके वहाँ पे जितने भी ट्रेडर्स वगैरह उनके साथ में कुछ चेंजेस करेंगे, जो उन्हें खरीदना वो खरीदेंगे, जिसके बाद वो दोनों अपने अपने रास्ते चले आएंगे। लेकिन उससे पहले उन्हें जाना था ट्रेड प्लैनेट के लिए। तो उस तरफ में जाते हुए वहाँ पर उन लोगों को तकरीबन 3 से 4 दिन बीत चुके थे। जब वो लोग वहाँ पर जा रहे थे तभी सडनली उनके सामने में एक छोटा सा प्लैनेट टाइप का चीज़ नजर आता है, जो कि कुछ और नहीं था बल्कि इसी प्लैनेट यानी कि सुजाकू प्लैनेट का मून था। जहाँ पर कौन है? ऑफ कोर्स हम लोगों की वांग लिन की रियल बॉडी यानी कि एंशिएंट गॉड बॉडी। वहाँ पर पहुँचने के बाद ही वांग लिन का वो जो एंशिएंट गॉड बॉडी था एक अलग टाइप का ऑरा फॉर्म करते हुए, मतलब वो एकदम डेप्थ्स के अंदर में रहता है, तुम लोग को पता होगा। तो उस प्लैनेट के डेप्थ्स के अंदर में उसने एक पंच मारा, कई सारे क्रैक्स अपीयर हो जाते हैं। उस क्रैक्स के अंदर से निकलता है एक डार्क फिगर जिसके लाल बाल बिना हवा के ही वहाँ पे उड़ रहे थे। इसी दौरान वहाँ पे इस चीज़ को देख के सीतू नान हल्का सा चौंक जाता है, इसलिए नहीं क्योंकि वो एक एंशिएंट गॉड बॉडी है, वो वांग लिन का अवतार है। ऑलरेडी वांग लिन ने उसे अवतार के रिगार्डिंग बता रखा था और सीतू नान को पता था इस बारे में। लेकिन जिस तरीके से वांग लिन कल्टीवेट कर रहा है इस चीज़ को देख के सीतू नान वहाँ पे इम्प्रेस हो गया, जिस वजह से वो यहाँ पे हल्का सा चौंका हुआ था। इसी दौरान उसने वांग लिन से पूछा कि तुम्हारी कल्टीवेशन क्या हो जाएगी जब तुम अपनी ओरिजिनल बॉडी के साथ में पूरी तरीके से फ्यूज हो जाओगे? तो वांग लिन ने यहाँ पे रिप्लाई किया, मोस्ट प्रोबेबली मिड सोल ट्रांसफॉर्मेशन के आसपास। इस चीज़ को सुनकर वहाँ पे ज़्यादा कुछ रिप्लाई नहीं करता, बल्कि वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन इसी दौरान तक वो जो एंशिएंट गॉड बॉडी थी वो वांग लिन की अवतार के साथ यानी कि इस वाले वांग लिन के साथ में पूरी तरीके से फ्यूज हो जाती है। और फ्यूज होने के बावजूद भी मुझे लगता है कि इन लोगों का जो लुक्स है यहाँ पे चेंज नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने अपकमिंग कुछ प्रीव्यूज़ के अंदर में देखा कि वांग लिन का जो चेहरा है जैसा का तैसे ही नजर आ रहा है, और वो भयानक वाला चेहरा से बिल्कुल अलग है। मतलब नॉर्मली संगन्यू जैसा दिखता वैसा ही था। सो ये मेरी बस एक प्रेडिक्शन है, लेकिन इस दौरान तक नॉवेल्स के अंदर में ये दोनों फ्यूज हो चुके हैं। और वो लोग जब ट्रेडिंग प्लैनेट के ऊपर में जाते हैं तब उनका सिचुएशन इसी तरीके का था। जब वो लोग उस तरफ में जा रहे थे तब वहाँ पर हमें पता चलता है कि सीतू नान तकरीबन कई हजारों सालों से उस प्लैनेट पर नहीं गया है, क्योंकि लास्ट बार जब वो गया था तब वो ये वुयू के साथ में गया था, पता है ना, हम लोगों का फर्स्ट सुजाकू, उसके साथ में गया था। वहाँ पर जाके उसने लूट मचाई थी। मतलब मुझे लगता है सीतू नान शायद से पैदाइशी हरामी है। जिस तरीके से वो सभी चीज़ों का एक 2 नंबर हिसाब निकालता है, मतलब चोरी कर लेना, लूट लेना, मार देना, इस तरीके से मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ा डाकू या फिर डॉन टाइप का होगा। तो इसी दौरान उसने बताया कि किस तरीके से वो ट्रेडिंग प्लैनेट से कई चीज़ों को वहाँ पर लूटा था, जिसके बाद वो लोग सीधा उस तरफ पे जाने लगे। इन लोगों को जाने में वहाँ पे काफ़ी टाइम लगने वाला था, जिस वजह से यहाँ पे सीतू नान और हम लोगों का वांग लिन दोनों एक दूसरे के साथ में कॉम्बैट प्रैक्टिस कर रहे थे। सीतू नान ने यहाँ पर वांग लिन को बताया कि तुम्हारी पावर्स बहुत अच्छी है और तुम मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी ट्रेजर्स के ऊपर में रिलायबल होते हो, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। कोई भी एक पावरफुल कल्टीवेटर के लिए उसकी कॉम्बैट एबिलिटीज, स्पेल्स और टेक्निक्स काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है किसी भी ट्रेजर के मुकाबले। ट्रेजर्स जो होते हैं वो एक्चुअली में किसी भी कल्टीवेटर के लिए एक एड है, जो कि उसे फाइट में हल्का सा हेल्प कर सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसी के ऊपर रिलायबल होना ये काफ़ी बड़ी गलती होगी। इसी दौरान वहाँ पे वांग लिन और सीतू नान दोनों एक दूसरे के साथ में कॉम्बैट एबिलिटीज प्रैक्टिस करने लगे। सीतू नान की कल्टीवेशन इतनी ज़्यादा है कि वो आराम से वांग लिन को वहाँ पे मार दे, जिस वजह से सीतू नान ने अपनी मोस्ट ऑफ द कल्टीवेशन को वहाँ पे डाउन कर लिया और वो पहुँच जाता है सोल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। अर्ली सोल ट्रांसफॉर्मेशन के पास में वो दोनों एक दूसरे के साथ में कॉम्बैट फाइट कर रहे थे, और इस दौरान भी सीतू नान इतना पावरफुल था कि वो आराम से वांग लिन को पीछे की तरफ धकेल दे रहा था। वहाँ पर वांग लिन अपने ट्रेजर्स का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, जिस वजह से वो पीछे की तरफ बार बार आ रहा है और उसे थोड़ी सी खामियां वहाँ पे भुगतनी पड़ रही थी। इससे पता चलता है कि वांग लिन कॉम्बैट एबिलिटीज़ में कितना ज़्यादा लैक करता है।
और पता नहीं तुम लोगों ने इस चीज़ को नोटिस किया होगा कि नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने वालिन को लास्ट बार कब हैंड टू हैंड फाइट करते हुए देखा था मुझे याद नहीं आ रहा। और वो स्पेल्स और फॉर्मेशंस का भी इस्तेमाल बहुत कम ही करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ भी होगा, एक ना एक ट्रेजर निकाल लेगा। ज़्यादातर टाइम सेलेस्टियल स्वॉर्ड या फिर 1 बिलियन सोल फ्लैग, और इसके अलावा कभी-कभार हम लोगों को रेस्ट्रिक्शन फ्लैग वगैरह भी नज़र आ जाते हैं, जिस वजह से वालिन को अपनी कमियाँ यहाँ पे नज़र आने लगी। इसके बाद वो धीरे-धीरे करके वो जो कॉम्बैट एबिलिटीज़ है, उसे और भी ज़्यादा टफ बनाते गए। सीतुनान इसके बाद मिड सोल ट्रांसफॉर्मेशन का कल्टीवेटर बनता है, जहाँ पे उन लोगों के बीच फाइट हुई और यहाँ पे वालिन और भी ज़्यादा पीछे की तरफ धकेला जा रहा था, क्योंकि ऑफ कोर्स सीतुनान की पावर्स बहुत ज़्यादा है। अपनी ओरिजिनल बॉडी के साथ में फ्यूज़ करने के बावजूद भी वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लैग कर रहा था। इस तरीके से सीतुनान और भी आगे बढ़ता है और वो लेट सोल ट्रांसफॉर्मेशन तक भी पहुँच जाते हैं। इसके बाद वो अर्ली एसिडेंट लेवल तक की पावर्स के साथ में वो वार्लिंग के साथ में लड़ाई की है, और इस दौरान तक उनका बस मेन मोटिव था कि वो दोनों एक दूसरे की कॉम्बैट एबिलिटीज को पहचाने, और यहाँ पर वार्लिन अपनी गलतियों से काफी ज्यादा सीखता भी है। सेतुना ने इस पूरे ट्रेनिंग के दौरान वार्लिन को वहाँ पे कई सारे स्पेल्स और मेथड्स वगैरह भी सिखाए कि फाइट के दौरान किस तरीके की कौन से स्पेल्स को इस्तेमाल किया जाता है। हम लोगों को पता होगा कि वार्लिन कई सारे फॉर्मेशंस को हाथ से क्रिएट करता है, वही एक्चुअली में स्पेल्स होते हैं जो कि फाइट्स के दौरान काफी ज्यादा हानिकारक भी साबित होते हैं। और इस दौरान सीतुनान ने वार्लिन को कई सारे सिखाए। अपने हज़ारों सालों के एक्सपीरियंस में उसने जितना कुछ सीखा था, उसमें से मोस्ट ऑफ द चीज़ों को उसे सिखा दिया। और इसके बाद सच में वार्लिन ने कई सारे स्पेल्स और कॉम्बैट एबिलिटीज़ को सीखा, जिसके बाद उससे ज़्यादातर समय ट्रेजर्स के ऊपर में अब रिलायबल नहीं रहना पड़ेगा। इन लोगों की जो ट्रेनिंग थी वो तकरीबन 3 महीने के आसपास चलती है, और वो लोग उस वॉइड के अंदर में काफ़ी तेज़ी से ट्रैवल कर भी रहे थे। वार्लिन का यहाँ पे मेन मोटिव था कि वो जैसे ही ट्रेडिंग प्लांट में जाएगा, तो वो अपने स्टार कंपास को रिपेयर करने के लिए जो भी मटेरियल्स चाहिए, उसे वो ढूँढेगा। इसके साथ-साथ उसे और भी जो चीज़ें चाहिए होंगी, उन सभी चीज़ों पे ध्यान देगा। इसी दौरान उन लोगों की वो जो 3 महीने की पूरी जर्नी थी, वो पूरी तरीके से खत्म हो गई। मतलब ऑलमोस्ट उन लोगों को अब एक बड़ा-सा प्लैनेट नज़र आ रहा था, जो कि ब्लू कलर का था। उसके आस-पास में एक अलग टाइप का ही एटमॉस्फेयर था, जिसके अंदर कोई भी आसानी से एंटर नहीं कर सकता। वालिन यहाँ पे अपने स्टार कंपास को रिफाइन करने के लिए एंशिएंट गॉड्स के मेथड का इस्तेमाल करने वाला था। हम लोगों को ऑलरेडी पता है कि एंशिएंट गॉड्स की जो बॉडी होती है, वो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा टफ और ड्यूरेबल होती है कि उन्हें ज़रूरत ही नहीं है स्टार कंपास की वॉइड में ट्रैवल करने के लिए। वो लोग आराम से खुद की बॉडी की मदद से ही ट्रैवल कर सकते हैं। बट स्टिल उनके पास में ऐसे कई सारे रिफाइनमेंट मेथड्स हैं, जिसकी वजह से वो लोग कई सारे ट्रेजर्स को, इनफैक्ट स्टार कंपास को भी एक हद तक इतना ज़्यादा पावरफुल बना देते हैं कि तुम लोग सोच नहीं सकते। वालिन को वो जो लास्ट पीस चाहिए, जिसकी मदद से वो जो स्टार कंपास ब्रोकन है, उसे वो पूरी तरीके से रिकवर कर पाएगा, तो उसकी मदद से इतनी ज़्यादा पावर्स उसकी बढ़ जाएगी कि वो एक तो अलग टाइप का डिफेंस भी क्रिएट कर पाएगा। इसके बावजूद वो स्टार कंपास की मदद से आराम से किसी के ऊपर में हमला भी कर सकता है, और वालिन के लिए इतना अच्छा एक्स फैक्टर वो मिस कर दे। वालिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जिस वजह से वो लोग उस प्लैनेट की तरफ में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे थे। तुम्हें पता है कि वहाँ पे एक बैरियर है जो कि उन लोगों को एंटर नहीं करने देगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो एटमॉस्फेयर अपने आप ही वहाँ पे स्प्लिट अप हो जाता है, और एक छोटा-सा पैसेज वो क्रिएट कर देता है उन लोगों को एंटर करने के लिए। और तुम्हें पता है ये एक ट्रेडिंग प्लैनेट है, जहाँ पे कई सारे खजाने पाए जाते हैं, और खजानों का मतलब क्या होता है? लुटेरे होंगे। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर भी था। सीतोनाल और वालिन जैसे ही दोनों यहाँ पर पहुँचते हैं, तभी सडनली उनके सामने से 3 रेज़ ऑफ लाइट, मतलब कुछ चमकती हुई चीज़ उनकी तरफ बढ़ती है, और वो लोग उनके ऊपर में चिल्ला रहे थे, कुछ चोरी-चकारी के लगे। तो यहाँ पर हम लोगों का सीतोनाल चिल्लाता है, "चले जाओ मेरे रास्ते से।" और इस चीज़ को सुनते ही वो तीनों जो लाइट्स थी वहीं पर रुक गए और सीधा वापस भागने लगे। लेकिन इस दौरान तक सीतोनाल का जो मूड था वो खेलने पर आ चुका था, और सीतोनाल यहाँ पे वालिन से कहता है कि मैं तुमसे 3 दिनों बाद मिलूँगा, तब तक तुम जाओ इस प्लैनेट के ऊपर में फुल मज़े लो, घूमो-फिरो और जो चाहिए उसे खरीद लो, और 3 दिनों बाद हम लोग मिलेंगे, फिर यहाँ से हम लोग निकल जाएँगे। और यहाँ पे वालिन कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता, इसलिए नहीं क्योंकि वो वालिन है, बल्कि एक्चुअली में सीतोनाल ऐसा बोलते ही वहाँ से जा चुका था। मतलब वो उन तीनों का बैंड बजाना पूरा समझ लो, मतलब होने ही वाला है। इसके बाद वालिन सीधा एंटर करता है उस प्लैनेट के अंदर में। प्लैनेट के अंदर में मोस्ट ऑफ द जगह पे जो थे वो ओशियंस थे, कुछ छोटे-मोटे कॉन्टिनेंट्स वगैरह थे, जो कि ऑलमोस्ट हम लोग को 9 या फिर 10 नज़र आते हैं, और उसके ऊपर में कई सारे ऐसे स्टॉल्स थे, जिसके अंदर में कई सारे रेयर आइटम्स पाए जाते हैं। इसके रिगार्डिंग हम लोग को डॉस के अंदर में ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो लोग सीधा उस जगह पे पहुँच जाएँगे जहाँ पे वालिन को काम है। वालिन उसके अंदर एंटर करता है, तो वहाँ पे कई सारे समुंदर थे, तो वो उसके अंदर में उड़ना शुरू कर दिया। उड़ने के कुछ ही देर बाद उसे वहाँ पे एक कॉन्टिनेंट नज़र आता है जहाँ पे ज़मीन थी। वहाँ पे पहुँचने के बाद उसने देखा कि अलग-अलग वैरायटी के स्टॉल्स वगैरह लगे हैं। कुछ ऐसे स्टॉल्स हैं जो कि हवा में भी लटकते थे, कुछ ज़मीन पर भी लगे हैं, और चारों डायरेक्शंस की तरफ में अलग-अलग थे। लेकिन एक ऐसा डायरेक्शन था जहाँ पर सबसे लग्ज़ूरियस स्टॉल्स या फिर शॉप्स भी हम लोग कह सकते हैं, वो चीज़ें वहाँ पे नज़र आती हैं। लेकिन वांगलिन को इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, जिस वजह से वो सभी शॉप्स में जाके घूम रहा था। वो सभी चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहा है कि यहाँ पे क्या चीज़ें कैसी मिलती है, क्या नहीं। तभी इसी दौरान वहाँ पे एक यंग लड़के ने, एक कम उम्र का नौजवान लड़का जिसकी कल्टीवेशन कितनी थी आपको पता चल जाएगी, वो वालिन को फ़ॉलो कर रहा था। वालिन थोड़ी देर बाद ही इसको नोटिस कर लेता है, और उसने पूछा कि तुम कौन हो? तो वो लड़का वहाँ पे बिल्कुल भी घबराता नहीं है, नर्वस होता नहीं है। पता है चौंकाने वाली बात है, क्योंकि वालिन को देख के अच्छे-अच्छों की फट जाती है, लेकिन उसकी नहीं फटी। ये वहाँ पे बिल्कुल शांत था।
उसे देखने के बाद वालिन वहाँ पे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो? तो वहाँ पे उस लड़के ने बताया कि मेरा नाम ली दानन है। जैसे उस लड़के ने अपना नाम बताया तो वालिन इस दौरान तक उसकी कल्टीवेशन को पहचान चुका था कि उसकी जो पावर्स है वो कुछ ज़्यादा नहीं है, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ़ एक नेशन सोल का कल्टीवेटर है। कौन-सा स्टेज पे वो नहीं बताया गया। इसी दौरान ली दानन ने बताया कि मैं एक तरीके का टूर गाइड हूँ। मुझे पता है कि तुम यहाँ पर बिल्कुल नए हो और तुम्हें जो चीज़ें चाहिए, मैं उसे ढूँढने में तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता हूँ। इसे सुनकर वहाँ पे माली ने पूछा कि आखिर तुमने कैसे पहचाना कि मैं एक नया विजिटर हूँ इस प्लैनेट के ऊपर में? तो उस लड़के ने बताया कि उस गेट से जिससे तुम एंटर किए, वहाँ से मोस्ट ऑफ द टाइम या तो लग्ज़रियस गेस्ट आते हैं या फिर कुछ नए गेस्ट। तो दोनों में ही मेरा फ़ायदा है, जिस वजह से मैंने तुम्हें यहाँ पर पकड़ लिया। तो अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे 10 हाई क्वालिटी के स्पिरिट स्टोन्स दे देना। इस चीज़ को सुनकर मालिन वहाँ पे हल्का-सा चौंका, क्योंकि 10 स्पिरिट स्टोन्स काफ़ी महँगी चीज़ें होती हैं। लेकिन स्टिल वो एक बार ट्राई करता है कि आखिर इस लड़के को कितनी ज़्यादा जानकारी है। जिसके बाद उसने पूछा कि मुझे चाहिए वॉइड वुड स्टोन, क्या तुम्हें पता है कि ये मुझे कहाँ मिलेगी? तो इसे सुनकर ली दामन एक ही बार में पहचान लेता है कि ये क्या है। उसने बताया कि ये जो है वो काफ़ी एक रेयर ट्रेजर है, ये जल्दी कहीं मिलता नहीं है, लेकिन इसका इस्तेमाल भी ज़्यादा नहीं किया जाता। पूरे स्टॉल के अंदर में सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही जगह पे ये पाया जाएगा, जो कि मुझे अच्छी तरीके से पता है। इसके अलावा मुझे ये भी मालूम है कि ये किस तरीके का दिखता है। ये एक्चुअली में एक वुड टाइप का मटेरियल है, नज़र भी उसी तरीके का आता है, बट इसे फिल करने पर ये पूरी तरीके से हमें एक स्टोन दिखते हैं। इसे मोस्टली किसी भी तरीके की व्हीकल्स के रिफाइनमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। और भी ऐसी कई चीज़ें उसने बताई जिसे सुनकर वालिद समझ जाता है कि इसे अच्छी खासी नॉलेज है और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी कर सकता है। जिसके बाद वालिद ने उसे अपने साथ में रख लिया। एंड डिस्क्लेमर, इसका जो इमेज था वो हम लोगों को नहीं मिल रहा था, जिस वजह से हम लोगों ने ये किसी और के भी इमेज को चिपका दिया। तो मत बोलना कि इसे कहीं और देखा या फिर कुछ भी, क्योंकि अभी तक इसे नहीं दिखाया गया है। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर में हम लोगों को चोरी चकारी और एक नया कैरेक्टर नजर आने वाला है, जिसके बारे में हम लोग को बाद में पता चलेगा। तो मिलते हैं आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।